मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड के बारे में थी। बादल क्या होते हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि कल की वीडियो में हमारी कल वीडियो रहेगी कि कल की वीडियो जो होगी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। आज की जो वीडियो है अपनी टाइप ऑफ रेनफॉल है। कल मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब टाइप ऑफ रेनफॉल में हम देखेंगे कि बारिश कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर हैं उसको जो प्रभावित कर रहे हैं। रेनफॉल के बारे में और प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने कल जान लिया था। सबसे पहले हम टाइप ऑफ रेनफॉल करते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल है फर्स्ट आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल को सवहनीय वर्षा भी बोलते हैं हिंदी में। सवहनीय वर्षा क्या होती है कि आपके इक्वेटर वाले एरिया में, या आपको पता है ये आपका ग्लोब है, तो ये इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ सूर्य की डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, जिसकी वजह से ज्यादा हीट होता है, ठीक है। और ज्यादा हीट होती है यहाँ पे तो गर्मी भी होती है, और गर्मी होके ऊपर की तरफ एयर मूवमेंट करती है, वर्टिकल एयर मूवमेंट जब होती है तो गर्म होके सवनीय तरंगों के रूप में जब वो ऊपर उठती है तो वो एयर पे ठंडा होता है और वहाँ पे बारिश होता है। जो सवनीय वर्षा है वह इक्वेटर एरिया में, विषुवतीय एरिया में विषुवतीय वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। लक्ष्य होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी रेनफॉल पाई जाती है। और उसका रीजन क्या है, एक तो इवेपोरेशन ज्यादा होती है, एक तापमान ज्यादा होता है। दूसरी बात यहाँ पे कन्वेक्शन वर्टिकल एयर मूवमेंट होती है, जिससे एयर पैकेट ऊपर उठ के कोल्ड होकर ठंडा होकर बारिश करने का कारण बनता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का पता लगे, इसको विषुवतीय वर्षा भी बोला जाता है। और 2 बजे के बाद वाले बारिश में बोला जाता है। बहुत सारे एरिया जहाँ पे 2 बजे के बाद इवेपोरेशन ज्यादा होने के बाद और 4 बजे के आसपास रेनफॉल यहाँ पे होती है। बहुत सारे अलग अलग एरिया से पाई जाती है, ठीक है। सेकंड जो है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल से क्या अभिप्राय है, पर्वतीय वर्षा है ना, पर्वतकृत वर्षा इसको बोलते हैं। पर्वतकृत वर्षा कैसे होती है, आपने देखा होगा कि ऐसे इंडिया है और इंडिया में ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट पे आपने देखा है यहाँ पे माउंटेन पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पश्चिमी तटीय क्षेत्र है जो माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है पश्चिमी घाट पे। अब यहाँ से जो विंड है वो चलती है मॉइस्चर लेके। यहाँ पे क्या है, समुद्र है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर, ठीक है। अब दोनों तरफ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी होगी और एक तरफ अरब सागर होगा। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरब सागर, ठीक है। यहाँ से मॉइस्चर लेके विंड चली और इससे टकराई। अब ये कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, ये हर उस जगह पे लागू होता है जो तटीय क्षेत्र और आसपास समुद्री है। ये वेस्टर्न रॉकीज और एंडीज के बारे में भी लागू होता है, क्योंकि रॉकीज एंडीज नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, और सेम सिचुएशन यहाँ पे बनती है। लेकिन हम अपने इंडिया को अच्छे से जानते हैं तो इसलिए मैंने आपके सामने इंडिया के एग्जाम्पल लिया है। यहाँ से मॉइस्चर उठा के चली गई, लेकिन जब वो ये ऐसे मान लो कोई पहाड़ है, ये इस पहाड़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। जैसे जैसे कोई एक पैकेट ऊपर जाता गया तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा। और कोल्ड होएगा तो उसमें क्या होएगा, कंडेंसेशन होएगा, ठीक है। और कंडेंसेशन ठंडा होने के बाद संघनन, और संघनन के बाद हमेशा क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। रेनफॉल ये जो वाली 2 साइड होते हैं, पवन भिमुखी, पवन की तरफ मुख, पवन विमुखी, ठीक है। इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। कौन सी साइड, विंडवर्ड, ठीक है। इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। पवन भिमुखी और विमुखी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, पवन भिमुखी, पवन की तरफ जिसका मुख है, और इसको बोलेंगे पवन विमुखी। विमुख मतलब मुंह फेर देना, समझा। तो पवन विमुखी और विमुखी के बाद अब हम देखते हैं विमुखी मतलब जिस तरफ मुंह है, विमुखी जिस तरफ उतरती है। अब जो एयर पैकेट उठाया, ठंडा होगा, संघनन के बाद बारिश हुआ, उसके ऊपर जो प्रेशर था वो क्या हो गया, रिलीज होता गया। अब यही एयर पैकेट यहाँ पे हैवी रेनफॉल कर रहा है,
दे दिया बारिश के रूप में, थोड़ा बहुत 20-30-40% जो मॉइस्चर बचा था वो इधर आके क्या हो गया, इवेपोरेटेड होगा। क्यों इवेपोरेटेड हो गया? क्योंकि यहाँ पे हीट है और हीट में किसमें कन्वर्ट होता है इवेपोरेशन में कन्वर्ट होता है, और जब ठंडा होता है तो पानी के रूप में कन्वर्ट या हेटफॉल के रूप में या स्नोफॉल के रूप में कन्वर्ट होता है। यहाँ क्या थे, कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद हीट हुई, हीट के बाद इवेपोरेटेड हुई, तो यहाँ पे नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इस साइड को बोलेंगे क्या, रेन शेडो। क्या बोलेंगे? रेन शेडो। रेन शेडो का मतलब है वृष्टि छाया प्रदेश। अपने यहाँ इंडिया में अच्छे से पाया जाता है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल है, ठीक है, तट के, और तट के उतरते ही बिल्कुल डेजर्ट टाइप ऐसा होता है कि रेनफॉल है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझ गए होंगे? जब उठती है तो उसका प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर रिलीज होता है, ऊपर जाती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल होता है। जैसे ही नीचे आती है कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होने के बाद उसमें हीट, और हीट तो इवेपोरेटेड, थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है तो भी रेनफॉल। रेन शेडो का पता लग गया, रेनफॉल का पता लग गया, लीवर्ड का साइड का पता लग गया, विंडवर्ड का साइड का पता लग गया। ये 2-4 टर्म्स आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंप्लीट हुए। थर्ड है साइक्लोन और फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोन और फ्रंटल रेनफॉल है वही इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इंडिया में मोस्ट ऑफ जो बारिश होती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्यों होती है? यहाँ पे पवन अवगाह सेंटर बनते हैं। पवन अवगाह का मतलब है लो प्रेशर सेंटर जब यहाँ पे बनते हैं तो चारों तरफ से यहाँ पे हवाएं यहाँ आने लग जाती है, और चारों तरफ से हवाएं आके लो प्रेशर सेंटर को ऊपर की तरफ उठाती हैं, और जब भी ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या होगा, एयर पैकेट ठंडा होगा, ठंडे होने के बाद कंडेंसेशन होगी और रेनफॉल। इसको चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं, अपने यहाँ चक्रवातीय वर्षा भी होती है। लेकिन फ्रंटल जो रेनफॉल है वो यहाँ नहीं होती है, वो आपके ग्लोब में जो आप देखोगे ये वाला एरिया इक्वेटर को छोड़ के ये वाला है ना 23.5 डिग्री से मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही गोलार्धों में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो फ्रंटल रेनफॉल होती है, क्योंकि एक तरफ से कोल्ड फ्रंट आता है और एक तरफ से वार्म फ्रंट आता है। वार्म इस तरफ से आ रहा है, कोल्ड इस तरफ से आ रहा है, जब दोनों आते हैं एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पाते, एक दूसरे को अपोज करते हैं, साइक्लोनिक होते हैं। एंटी साइक्लोन और साइक्लोन सुना होगा, प्रोसेस हो सकती है। गर्म क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, ठंडे को नीचे दबा देता है, तो यह प्रोसेस चलती रहती है और साइक्लोनिक प्रोसेस बन जाती है, यही साइक्लोन कहलाई जाती है, इसको फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे में मर्ज नहीं होते साइक्लोन बनते हैं, उनसे रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल आपके उपोष्ण कटिबंध में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। फ्रंटल रेनफॉल आप कितने का हो गए, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक और साइक्लोन। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ बारिश होती है वो फ्रंटल ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रों में जिसको सैंडसिस्ट कहा जाता है, मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल होती है की प्रकार की वहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे ऐसे फनल टाइप में घूमती हुई वायु घूमती और ठंडा होती है, बारिश करती है, तो वहाँ भी कौन इफेक्ट कर रहा है, आपके गारो खासी जैसे उधर भी जो हिल है वो कर रहे हैं। इधर आपका वेस्टर्न घाट कर रहा है ना, और ऊपर देखोगे तो हिमालय कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ जो बारिश है आपकी कौन इम्पैक्ट कर रहा है उसको, ओरोग्राफिक रेनफॉल 70% अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में रेनफॉल का क्या वितरण है। अब रेनफॉल के वितरण में हमें पता है कि जो मध्य रेखा के क्षेत्र है वहाँ पे ताप ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा है, सवनीय वर्षा होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है, वो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो 200 से सेंटीमीटर से अब 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है, फिर 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, और 25 to 50 और बिलो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। इस क्राइटेरिया में इसको बांटा जाता है। अब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कहाँ पाई जाएगी, 200 सेंटीमीटर इक्वेटर एरिया में आपको में पाई जाती है, फ्रंटल में भी पाई जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा क्षेत्र में ये रेनफॉल ज्यादा पाई जाती है। लस ग्रीन होते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं, पश्चिमी घाट इसमें आता है, 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं। अब इसको ऐसे यहाँ ये हैवी रेनफॉल है, ये मीडियम है, यहाँ बिल्कुल लो
वहाँ पे बहुत कम बार कोल्ड डेजर्ट है, रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट है। वहाँ पे लेह लद्दाख में तो 10 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, लेकिन राजस्थान का अपना जो रेगिस्तान है वहाँ पे सिर्फ भी 25% पाई जाती है। अब आपके पता है कि मौसम में हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश पाई जाती है, पश्चिमी घाट 100 से 200 के बीच में पाई जाती है। तो ये तो इंडिया का बताया मैंने, वर्ल्ड में भी यही पैटर्न लागू होता है, यहाँ पे लो रेनफॉल, मीडियम, यहाँ पे हाई, लेकिन उसको अलग अलग चीजें इम्पैक्ट करती है। कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट करती हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं। एयर प्रेशर, आपको पता ही है विंड कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो है, हाई से तरफ मूव की तरफ रहेगी, तो अभी हमने देखा था कि इंडिया के यहाँ दाब बनते हैं, लो प्रेशर सेंटर बनते हैं, चारों तरफ से वायु आती है और इस लो प्रेशर को ऊपर की तरफ उठा देती है, जिससे वहाँ पर वायु ठंडी होकर रेनफॉल बनती है। अब इसी में है, अब जब हमने सेकंड या थर्ड चैप्टर किया उसमें पढ़ा था कि कैसे प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड डायरेक्शन, कैसे रिस्पॉन्सिबल है। फिर है विंड सिस्टम। विंड सिस्टम में क्या है आपको पता ही है, यहाँ ये पूर्वी पवनें चल रही है और यहाँ पे पश्चिमी पवनें चल रही है। तो पूर्वी पवनें जब भी यहाँ किसी महाद्वीप से टकराती हैं तो यहाँ पूर्वी अक्षेत्र में बारिश होते हुए चलती है, लेकिन पश्चिमी पवनें जब यहाँ आती है तो यहाँ पश्चिमी में बारिश करती है। तो ये पवन यहाँ पे इनका मॉइस्चर नहीं रहता, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम करती है, लेकिन यहाँ बहुत बारिश करती है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो इधर से बारिश कम हो जाए, तो कौन का विंड सिस्टम भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर से अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना कि यहाँ ये समुद्री तटीय क्षेत्र है, जो भी कॉन्टिनेंट जितने भी महाद्वीप हैं वो समुद्रों से लगते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल एब्सोल्युटली हाई होगी, क्योंकि वहाँ उसको इवेपोरेशन का सोर्स मिल जाता है, वहाँ पे इवेपोरेटेड वाटर होता है, आर्द्रता हाई होती है, और जब आर्द्रता ज्यादा होती है तो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जितने भी तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी रेनफॉल ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप तटीय क्षेत्रों से अंदर के महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाओगे वहां तक आपका मॉइस्चर क्या हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, तो इसलिए वहां पे कम बारिश मिलेगी। नेचर ऑफ विंड माउंटेन बैरियर। नेचर ऑफ विंड से हमारा अभिप्राय है वो अगर कोल्ड एयर है, एक होती है कोल्ड एयर, एक होती है वार्म एयर। आपको लगेगा कोल्ड मॉइस्ट होती है और वार्म, ये अपोजिट होता है। कोल्ड एयर क्या होती है, ड्राई होती है। सर्दियों में ड्राई स्किन होती है ना आपकी, गर्मियों में होती है, गर्मियों में तो वेट होती है। तो ये ड्राई एयर है, इसमें एब्जॉर्ब क्या होगा, लेस एब्जॉर्बेशन पावर, लेस एब्जॉर्ब करेगी और ये ज्यादा करेगी। वार्म एयर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, कोल्ड एयर कम करेगी। अगर वो एयर कोल्ड है तो एब्जॉर्बेशन कम पावर होगी और रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। गर्म हवा है, तेजी से चलने वाली हवा है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगी और एब्जॉर्ब के बाद उसमें आर्द्रता ज्यादा होगी, आर्द्रता होगी तो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्स। माउंटेन बैरियर अभी भी किया, कोई विंड आ रही है और जैसे वो विंड उठ के आई वहाँ पे कोई माउंटेन बैरियर है, कोई भी बैरियर है तो उससे टकराएगी, ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी तो कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद विंड डायरेक्शन। अभी हमने क्या वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। वेस्टर्ली क्या है, वेस्टर्न पार्ट पे आपकी ज्यादा रेनफॉल करती है, ईस्टर्न पे नहीं करती, क्योंकि वहां से मॉइस्चर को उठा 35 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है कि आपकी मॉइस्चर उठाया कहीं से भी, समुद्र से पानी उड़ा, नदी से पानी उड़ा, तालाब से उड़ा, कहीं से भी पानी उड़ा, इवेपोरेटेड हुआ, किसकी वजह से, सनरेज की वजह से, गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट के काम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, बादल बन गया। बादल बनने के बाद वो कहाँ है, बारिश आया। अगर ये कहाँ कभी तो सी में पड़ जाएगा, समुद्र में पानी की बूंद पड़ी, कभी आपकी नदी में पड़ी, कभी कोई पेड़ है उसके ऊपर पड़ी, तो अलग अलग बारिश बूंदें अलग अलग जगह गिरी। अगर वो समुद्र में पड़ा तो उसका एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन समुद्र में नदी में गिरा, समुद्र में गया, फिर इवेपोरेट हुआ, फिर हुआ, यहाँ से पानी जड़ों में गया, इसने पानी को यूज किया, इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक होता है वाष्प, एक होता है वाष्पो उत्सर्जन। जो डायरेक्ट वाष्प के रूप में जाता है उसको बोलते हैं वाष्प, जो पेड़ के थ्रू जाता है उसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब पेड़ क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं उस पानी को, है ना,
और इवेपोरेट करते हैं दोबारा से वो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, दोबारा से उस प्रोसेस का बन जाता है। मतलब एक साइकिल होता है, पानी, पानी से फिर गैसेस फॉर्म, गैसेस से फिर क्लाउड, क्लाउड से फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से रेनफॉल, रेनफॉल से वो कहाँ गया और फिर दोबारा से होके उस सिस्टम में चला जाता है। इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपकी क्वेरी है, समझ में नहीं आ रहा तो आप मैसेज के थ्रू बता सकते हो, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। कल से हम 6th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।